वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे मईशत की। अब बजट एक्सपेक्टेड है। आज इकोनॉमिक सर्वे भी थोड़ी देर पहले लॉन्च हो गया। ख़ुद वज़ीर ख़जाना वहाँ मौजूद थे। उन्होंने तकरीर भी की, बहुत ज़िक्र किया, 2-3 मोटे मोटे पॉइंट्स। एक दफ़े फिर उन्होंने दोहराई ये बात कि IMF के पास आना बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। कोई प्लान बी जो है इस सिलसिले में नहीं है अब मुल्क के पास। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त जारी हैं। और ये कहा उन्होंने कि मईशत जो है वो स्टेबलाइज़ हो गई है, मुस्तहकम हो गई है। और आखिर में उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है बकौल उनके। ये इकोनॉमिक सर्वे आज हुआ, इस पे तो बात होती रहेगी, अहदाफ क्या थे, कितने पूरे हुए, कितने नहीं पूरे हुए। मगर ऑब्वियसली इस वक्त जो सबकी नज़रें हैं वो बजट पर ही लगी हुई हैं। बजट के हवाले से ख़दशात जो लोगों के हैं वो ज़्यादातर तो टैक्सेस के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ख़ास तौर पे जो सैलरीड क्लास है, बार बार उसके खदशे जो हैं वो मीडिया में रिपोर्ट भी हो रहे हैं, उस पर बात भी हो रही है कि ये एक ऐसी क्लास है पाकिस्तान में जो क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए जब भी टैक्सेस लगाने होते हैं, जब भी टारगेट्स पूरे करने होते हैं तो सबसे पहले इस क्लास की ही बारी आती है। अब मीडिया में भी इस हवाले से काफ़ी रिपोर्ट्स शाया हुई हैं। अभी भी जो बात हो रही है IMF से हुकूमत की, उस हवाले से भी कहानियाँ जो हैं वो यही कहती हैं कि IMF का अब ये भी ज़ोर है पाकिस्तान पे कि मज़ीद 2000 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएं। और इसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि टैक्स रेट्स में इजाफ़ा किया जाए जो डॉक्यूमेंटेड हैं उनके ऊपर। हुकूमत ये बात तो ज़रूर करती है कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है, पर क्या वो कर पाएंगे? क्या ये मुमकिन है कि जो बजट कल पेश हो रहा है उसके अंदर इस तरह के भी इक़दामात जो हैं वो अनाउंस किए जाएं जिनसे लगे कि टैक्स जो है वो ब्रॉडन किया जाएगा, उसकी टैक्स बेस को ब्रॉडन किया जाएगा और ऐसे लोग जो भी टैक्स नेट में नहीं हैं उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। जो दूसरी एक अहम हिस्सा होगा, आगे जो मईशत के हवाले से फ़ैसले होंगे या डिस्कशंस होंगे, उनका ताल्लुक़ पावर सेक्टर से होगा। सर्कुलर डेट पे भी बार बार ये बात की जाती है कि IMF का बहुत ज़ोर है, वो कह रहे हैं कि इसको देखना है, सर्कुलर डेट को कम करना है। क्या इसका ये मतलब है कि मज़ीद जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो बढ़ेंगे? ये 2-3 मोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पे हम गुफ्तगू करेंगे। और ऑब्वियसली हुकूमत जो ख़र्चे कम करने की बात करती है, या हम कह सकते हैं कि ये गुफ्तगू तो की जाती है, इसके ऊपर क्या सचमुच कोई ठोस इक़दामात किए जाएंगे? इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले अगर आज वज़ीर ख़जाना साहब ने थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाई इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च करने से पहले, अब उन्होंने ये सर बार बार कहा कि पाकिस्तान के पास IMF के अलावा कोई चॉइस नहीं है। पर सर साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, पाकिस्तान का प्रोग्राम है। पर सर अगर ये तनकीद की जाए या ये सवाल उठाया जाए कि ये जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है, जिसको अब बहुत से लोग होम ग्रोन प्रोग्राम का भी नाम देते हैं, सर ये कहीं नज़र आ रहा है? आई मीन, हैज़ द गवर्नमेंट डन एनीथिंग टू गिव अस एनी प्रूफ दैट दे हैव अ होम ग्रोन प्लान हियर? आई थिंक जो पहली वाली बात वज़ीर ख़ज़ाना साहब की है वो एकदम दुरुस्त इन्होंने फरमाया कि ये IMF के अलावा कोई प्लान भी नहीं है। जब आप के पास पैसे ही ना हो दुनिया का कर्ज वापस करने के लिए और IMF लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट हो, तो दूसरा प्लान तो कोई हो ही नहीं सकता लॉजिकली। तो ये बात तो एकदम दुरुस्त है। जो दूसरी बात इन्होंने कही है कि ये होम ग्रोन प्लान है, तो इसके अंदर आप इस तरह देख लें कि यस, IMF की इसमें कुछ कंडीशन शामिल हैं कि आपको इतना बजट डेफिसिट होना चाहिए, इससे ज़्यादा डेफिसिट ना करो। लेकिन कुछ अंसर इनके होम ग्रोन हैं, कुछ गलतियाँ ये खुद कर रहे हैं। मसलन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन्होंने बढ़ाया है
जिसकी ज़रूरत नहीं थी। कोई खर्चा कम नहीं किया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं समझता हूँ कि एनएफसी अवार्ड को रिविज़िट ना करने से मतलब ये है कि 1 डेढ़ करोड़ लोग और चले जाएँगे ख़त गुर्बत के नीचे। अब तो आईएमएफ भी कह रहा है कि इसको देखा जाए। आपने फिर जो आपने बात की इब्तिदाइये में कि टैक्स नेट ब्रॉडन नहीं कर रहे आप, अगर आपको टैक्स नेट ब्रॉडन करना है तो आपको एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो सूबों से लेके वफाक को देना होगा, वो आपने नहीं किया। आपने प्रॉपर्टी टैक्स को सूबों से लेके वफाक को देना होगा, वो आपने नहीं किया। प्रॉपर्टी टैक्स सूबे तो जमा करते ही नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि आपने सर्विसेज़ के ऊपर थोड़ा-सा टैक्स कम करना होगा, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत कम टैक्स देते हैं, उनको थोड़ा-सा कम टैक्स करके नेट में लाना होगा। उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, अल्लाह करे साल के दौरान हो। और दुकानदारों को लेके आना होगा ऑब्वियसली, रिटेलर्स एंड होलसेलर्स को। तो वो देखते हैं कि क्या कल पता चलेगी कि क्या कर रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ होम ग्रोन भी चीज़ें हैं और कुछ आईएमएफ की कंडीशंस भी हैं। सर कौन सी होम ग्रोन चीजें हैं? अभी तो आपने जितनी भी लिस्ट बताई है उसके अंदर मुझे कोई भी ऐसा कोई बात आपने नहीं की कि ये वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। माफ करिएगा, शायद मेरी कोई समझ का प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे तो यही समझ आया कि आपने कहा कुछ भी नहीं कर रहे। जितनी चीजें आपने गिनवाई वो सब यही थी कि कुछ नहीं कर रहे। नहीं, खुदा ना खास्ता ही मैं आपकी समझ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ तो मैं ही गलत होता हूँ। मैं ये गुज़ारिश कर रहा था कि जो इन्होंने 1400 अरब रुपया खर्च करने का फैसला फरमाया है हुकूमत ने कि वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे 1400 अरब रुपए कहीं कर खर्च करेंगे, ये आईएमएफ ने तो इनको नहीं कहा था। इन्होंने जो सूबों ने तो 2000 सर ये अरब तो रुपए रिफॉर्म पैकेज का भी हिस्सा नहीं है ना, ये तो कंटिन्यूटी है गलत फैसलों की। जी, मैं यही गुज़ारिश कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आईएमएफ ने इनको हर तरीके अच्छा से बांध सर, रखा है। लेट मी पुट इट दिस वे। सर माफ करिएगा सर, मैं आपकी बात कर रही हूँ। लेट मी पुट इट दिस वे सर, पिछले दिनों में कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी आई, उन्होंने कहा कि जो नई हुकूमत है या नए फाइनेंस मिनिस्टर है, इनको हम इंक्रीमेंटलिस्ट कह सकते हैं रादर देन रिफॉर्मिस्ट। आप इत्तेफाक करेंगे? देखिए, अब ये सिमेंटिक्स में मैं, अगर आप इजाज़त दें तो ना पढ़ूँ। मैं उससे भी इतनी गुज़ारिश कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास आईएमएफ आपको एक नंबर देता है मिसाल के तौर पे कि आपका प्राइमरी डेफिसिट ये होना चाहिए। उसके बाद आपके पास रूम होता है, कहीं-कहीं आप वो अपना डिक्टेशन देते हैं, लेकिन कहीं-कहीं आप उनसे गुंजाइश पे बात कर सकते हैं। आईएमएफ ने आपसे नहीं कहा है कि आप जो है वो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट पे खर्च करें। आईएमएफ आपसे नहीं कह रहा है कि आप जो है वो कश्मीर में ₹5 की बिजली बेचें। आईएमएफ आपसे नहीं कह रहा है मिसाल के तौर पे कि आप कितनी ग्रांट्स देते हैं, कितने सब्सिडीज़ देते हैं। आईएमएफ आपसे तो एक्चुअली कह चुका है कि आप एनएफसी अवार्ड को देखें, वरना आपका कभी भी बजट डेफिसिट सही नहीं होगा। आपने कहा हम नहीं देखेंगे। आईएमएफ ने आपसे कहा कि यार ये एग्रीकल्चर टैक्स और अच्छा सर ठहर जाए सर। आप देखिए, जब आप इतने ज्यादा फैक्ट्स और फिगर्स सामने रख देते हैं ना, तो वो बात जरा आम आदमी के समझने की नहीं होती। सर अगर इस तरह हम बात कर लें कि एक तरफ आईएमएफ आपको कहता है कि आपने ये टारगेट्स मीट करने हैं, सही। अब उन टारगेट्स को मीट करने में या तो टैक्सेस बढ़ाए जा सकते हैं, जो कि अपेरेंटली आईएमएफ ने कह दिया है 2000 अरब ज़्यादा इकट्ठे करें, या ये है कि आप कहें कि हम थोड़े से खर्चे कम कर लेते हैं। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी अभी तक इत्तला आपके पास आई है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी तक बजट प्रेजेंट नहीं हुआ, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, तो क्या आप ये रहे हैं कि कहीं से कोई इशारा नहीं मिला, कोई मीडिया रिपोर्ट ऐसी नहीं आपने देखी, कोई ऑब्वियसली आपकी सोर्सेज भी बहुत अच्छी होंगी हुकूमत में, कहीं से कोई इशारा या इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं मिल रही कि हुकूमत कोई एफर्ट कर रही है खर्चे कम करने के, बल्कि टू द कॉन्ट्ररी आपको ये लग रहा है कि हुकूमत खर्चे बढ़ा रही है, क्योंकि डेवलपमेंट बजट जो है उन्होंने उसको बढ़ा दिया और आपके ख्याल में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और ना साथ में कोई इत्तला आ रही है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट्स हैं जिनको वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, जो शायद डेवोल्यूशन के बाद उनको ज़रूरत नहीं है, वो उनको बंद करके उसके अंदर जो उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको घर भेजेंगे। कैन आई पुट इट दिस वे? Absolutely, and I think you did a better job than I could have. No sir, I didn't do a better job, you just didn't want to put it this simply. Whatever you say, madam. देखिए, if I may, जी, हुकूमत के पास बिल्कुल ऑप्शन था कि वो अखराजात कम करे। जो अभी इंफॉर्मेशन है, और आई थिंक ये मुसद्दक़ा इंफॉर्मेशन है कि ये 12,970 अरब रुपए का टोटल टैक्स का हजम करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये 41% टैक्स बढ़ाना चाह रहे हैं।
अब अगर ये 41% टैक्स बढ़ाना चाह रहे हैं और जिसके अंदर से कुछ 17% तो ऑटोनोमस है, लेकिन 23% तकरीबन 2000 अरब रुपए का, जो आपने भी फरमाया, वो नए टैक्स लगाएंगे। ये 2000 अरब रुपया ये किससे लेंगे? अगर तो ये सेल टैक्स बढ़ा के ले रहे हैं, जो कि अब एक खबर आई है कि शायद सेल टैक्स बढ़ा दें 18 से 19%, तो इसका मतलब है कि कोई गरीब आदमी जाता है साबुन खरीदने के लिए या कोई सौदा खरीदने के लिए, तो उसको 1% हुकूमत को और देना पड़ेगा, 19% देना पड़ेगा हुकूमत को टैक्स, कोई भी साबुन खरीदने के लिए। इसी तरह ये अगर तनख्वाहदार तबके के ऊपर भी टैक्स बढ़ाएंगे, शायद पहले 5 लाख रुपए को एग्जाम करके उसके बाद टैक्स बढ़ाएंगे। इसी तरह ये फिर डिविडेंड के ऊपर और जो इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं सेविंग सर्टिफिकेट वाला के ऊपर, उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो ये उन्हीं लोगों से ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं जिन लोगों से टैक्स ले रहे हैं। और जो आईएमएफ ने आपको बिल्कुल नहीं रोका है, ये गलती हमारी अपनी है कि आप जो है वो टैक्स नेट को वाइडन नहीं कर रहे, आप जो है वो साहिब सरवत लोगों के पीछे नहीं जा रहे, पॉलिटिकली पावरफुल एग्रीकल्चरलिस्ट के ऊपर नहीं जा रहे, और ये आपको जाना ज़रूरी था। इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है मैडम कि अगर आपने 8000 अरब रुपए का खसारा किया अगले साल, जो कि आप कर रहे हैं और जो कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अगर 8000 अरब रुपए का आप खसारा करेंगे, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे आएंगे या तो नोटें छप के जिससे महंगाई बढ़ती है, या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आ जाएंगे, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। अब अगर प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट नहीं खुद होती और इकोनॉमी बैठ रही होती है, तो वैसे ही नौकरियां जाती हैं, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, और आपकी अगर नोटें छप रही हैं और महंगाई बढ़ रही है, तो 9 करोड़ लोग पिछले साल खत गुर्बत के नीचे थे, 1 करोड़ लोग इस साल खत गुर्बत के नीचे गए। और क्योंकि हुकूमत ने ये नादिर मौका ज़ाया किया, नई हुकूमत आई थी, इसको आईएनएफसी अवार्ड भी देखना चाहिए था, उसको कम करना चाहिए था, खत्म नहीं करना चाहिए, तो 55% कर देते 57.5 से, थोड़ा सा उसको शेव कर देते, वो भी इन्होंने नहीं किया, कुछ टैक्सेशन की भी बात नहीं की। तो 1 आध करोड़ आदमी और 1 आध करोड़ लोग पाकिस्तानी और खत गुर्बत के बिल्कुल नीचे सही जाएंगे, सर। और ये जी जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से। मिफ्ता साहब, तो फिर सर ये फिर रिफॉर्मिस्ट हुकूमत तो ना हुई ना, ये तो इंक्रीमेंटलिस्ट हुकूमत है। आपने कहा तुम अंग्रेजी ज़्यादा बोल रही हो, बट बात तो आपने मईशत के फिगर्स कोट करके वो ही कर दी कि कोई तब्दीली करने का इरादा नहीं है। देयर इज़ नो होम ग्रोन प्लान, बिकॉज अगर आपने वही खर्चे करने हैं जो पिछली 4 हुकूमतें करती रहीं और आपने टैक्स नेट नहीं बढ़ाना, तो फिर सर रिफॉर्म किधर है? तो फिर वही हुकूमत है तो इंक्रीमेंटलिस्ट है कि जितना बेयर मिनिमम आईएमएफ जितना कहेगा उसका बेयर मिनिमम ये करेंगे। मैम, आपने लास्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर साहब के बारे में पूछा था, तो मैं किसी फर्द वाहिद के बारे में नहीं बात सर, नहीं करना मैंने कहा चाहता था फाइनेंस मिनिस्टर या हुकूमत, दोनों के बारे में ये कहा गया है कि ये इंक्रीमेंटलिस्ट है, ये रिफॉर्मिस्ट नहीं है। अब आप चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर पे लें या हुकूमत पे लें, आपकी मर्जी है, बट सवाल तो यही था ना सर। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हुकूमत बिल्कुल रिफॉर्मिस्ट नहीं है। ये हुकूमत बहुत डर के काम कर रही है, और जो बोल्ड डिसीजन इस मुल्क की बका के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, वो ये नहीं ले पा रही है। और हमने ये देखा है बहुत जगहों पे, और इस बजट के अंदर और एनईसी अवार्ड, कल एनईसी की मीटिंग के अंदर भी ये बात साबित हुई है कि ये हुकूमत जो है ये डर के काम कर रही है, और ये जो ऐसा लगता है कि जो मुल्क के मसाइल हैं इनको अदराक ही नहीं है कि क्या-क्या करना बहुत ज़रूरी है और कितना नागुज़ीर है। सर ये बताएं कि आर यू एक्सपेक्टिंग, क्योंकि पिछले दिनों में ट्रेडर्स को के लिए एक उन्होंने स्कीम बनाई थी कि वो खुद ही अपने आप को रजिस्टर कर लें, जिसमें बहुत कम लोग जो थे ऑब्वियसली उन्होंने ऑफ़र किया। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल जो बजट आएगा उसमें दुकानों पे ट्रेडर्स पर किसी किस्म का कोई टैक्स लगेगा? आपने भी एक कोशिश की थी, एक फिक्स टैक्स लगाया था, कुछ उस तरह का भी जिसको कहते हैं ना इट्स अ फर्स्ट स्टेप इन अ लॉन्ग जर्नी, के वैसा भी कोई कदम ये उठाएंगे? जी बिल्कुल होगा। और एक्चुअली मैं आपको अगर थोड़ा सा मुझे अगर आप इजाज़त दें और मैं बैकग्राउंड इसका देता हूँ कि आईएमएफ चाह रही थी कि हुकूमत जो है ये 1 अप्रैल से लगा दे ये टैक्स, लेकिन और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी रेडी थी, लेकिन जो मुझे इत्तला है कि वज़ीर आज़म साहब जो थे वो तैयार नहीं थे, तो उन्होंने कहा नहीं इसको आप 3 महीने डिले कर दें। कोई
तो फिर उन्होंने ये एक तरीका निकाला कि आईएमएफ को भी समझाया कि देखो हम इसको 3 महीने वॉलंटरी कंप्लायंस के लिए दे देते हैं ताजिर दोस्त स्कीम, और उसके बाद जो आएगा तो 1 जुलाई से कलेक्ट करेंगे। तो अब तो आईएमएफ इंसिस्ट करेगा और मुझे यकीन है कि 1 जुलाई से ये टैक्स लग जाएगा। सही, सो यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इन द टैक्स नेट। एंड सर, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी पे आपको लग रहा है कि कोई कदम उठाया जाएगा, या एग्रीकल्चर इनकम पे? आई नो यू सॉर्ट ऑफ। देखिए, हमारी आईनी स्कीम के तहत प्रॉपर्टी के ऊपर और ज़री इनकम के ऊपर, ज़री आमदन के ऊपर टैक्स सूबे लगाते हैं। लेकिन क्योंकि हम एनएफसी अवार्ड के तहत इतने वाफर पैसे सूबों को दे देते हैं कि सूबे उन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाते। मिसाल के तौर पर पिछले साल पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों ने मिलकर प्रॉपर्टी पर सिर्फ 8 अरब रुपया जमा किया था, जबकि सिर्फ बॉम्बे शहर ने 150 पाकिस्तानी अरब रुपया जमा किए थे। तो प्रॉपर्टी टैक्स तो है, हम समझते हैं कि इसमें से 400-500 अरब रुपया पाकिस्तान में आ सकता है, लेकिन हम इससे सिर्फ 8 अरब रुपया जमा करते हैं। तो ये टैक्सेस जो हैं वो कम से कम, आईएमएफ ने भी कहा है और हम जैसे लोगों ने भी कहा है कि ये टैक्सेस कम से कम अगर आप सूबे ले ही नहीं रहे तो कम से कम वफाक को ट्रांसफर कर दें, तो वो भी नहीं हुआ। इसी तरह सर, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट ट्रांसफर करना कितना आसान या मुश्किल है? आर वी टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेशन? आर वी टॉकिंग अबाउट जस्ट एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर? हाउ डज इट वर्क? मैडम, ये क्योंकि ये एनएफसी अवार्ड के अंदर इनको अवार्ड करा गया है, तो ये, और एनएफसी अवार्ड चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए कि अगर ये उसको कम करने के लिए डिविजिबल पूल को, तो मेरे ख्याल से शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, या कम से कम एनएफसी अवार्ड का कंसेंसस तो चाहिए। लेकिन एनएफसी अवार्ड का अगर कंसेंसस हो जाता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने में भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं गुजारिश ये करता हूँ कि जब जनरल बाजवा साहब को पहली एक्सटेंशन इमरान खान साहब ने दी थी, और तो उस वक़्त तमाम सियासी लीडरान जो वो लाइन हाज़िर हो गए थे, और एक 340 लोगों ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए उनको वोट दिया था। मैं हमारे लीडर शाहिद अब्बासी साहब का एक्सेप्शन था कि उन्होंने नहीं दिया था, बाकी सारी असेंबली जो थी वो नशिस्त में खड़ी हुई थी वोट देने के लिए। तो जब हमको लगता है कि कोई चीज़ बहुत ज़रूरी होती है तो हम उसके ऊपर फ़ैसला कर लेते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ रही है, मुल्क के अंदर मुफलिसी बढ़ रही है और मुल्क जो है वो दिवालिये के नहज पे है, तो मुल्क के लिए कुछ फ़ैसले कर लेने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि एसआईएफसी भी सर, आपके ख्याल में अगर आज जनरल बाजवा साहब होते तो क्या वो पुश करते, मतलब कि पार्लियामेंट को पुश करते कि प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दिया जाए? जनरल बाजवा साहब 6 साल थे ना, उन्होंने अपनी एक्सटेंशन तो कर ली और तो कुछ नहीं किया। तो सर, वही तो मैं पूछ रही हूँ ना कि फिर ये इंटरेस्ट में सब फैसले करते हैं ना सर, तो ये फैसला तो ना हुकूमतों के हक में है और ना जनरल बाजवा के हक में है। लेकिन ये फैसला देखें, कुछ फैसले नागुज़ीर हो गए। अगर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हिंदुस्तान सब हमसे, मालदीव्स, सारे 7 कंट्रीज हमसे आगे निकल गए हों माँ सिवाय अफगानिस्तान के, तो हमको थोड़ा सा तो अपने आप अपने गिरबान में झाँक के देखना चाहिए ना कि ये जो निज़ाम हुक्मरानी है, जो 75 साल से राइज है, जो अशराफिया के बलबूते पे चल रहा है, उससे हमने अपने मुल्क के लोगों को पसमानदा कर दिया, अपने मुल्क को पसमानदा कर दिया है। तो कहीं न कहीं तो तब्दीली लानी पड़ेगी ना। ठीक है, मैं ये जानता हूँ कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। मैं ये जानता हूँ कि इनके पास मैंडेट वो नहीं है जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन आप इतनी अगर छोटी-छोटी अप्रोच करेंगे, इतना अगर आप कोई भी रिफ़ॉर्म नहीं करेंगे, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें मिफ्ता इस्माइल साहब से और हम उनसे बात करें मईशत के हवाले से। बजट कल आएगा, पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, तो इस तनाज़ुर में ये गुफ्तगू करें। जी मिफ्ता साहब, सर ये बताइएगा कि ऑब्वियसली एक जो बहुत बड़ा मसला रहा है पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में, वो पावर सेक्टर रहा है। यूटिलिटी बिल्स, जो बिजली की कीमत है, बिल्स इतनी तेज़ी से बढ़े हैं कि न सिर्फ उसका हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट हुआ है इन्फ्लेशन पे, बल्कि लोगों के लिए भी वो बहुत मुश्किल रही है। आर वी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन द बजट विद रेफरेंस टू दिस? क्या सर्कुलर डेट की वजह से हम मज़ीद बिलों में अगले फाइनेंशियल ईयर में इजाफा देखेंगे?
गैस के बिल्स के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है कि गैस की सर्कुलर डेट को भी IMF चाहता है कि वो एड्रेस किया जाए। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? देखिए, नथिंग गुड रियली, मतलब ये सेक्टर्स जो हैं गैस और बिजली, इनसे हम कोई अच्छी उम्मीद तो नहीं लगा सकते। ये जो बात करते हैं कि 2250 अरब रुपया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट देनी है और उसकी वजह से बिजली महंगी है, लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ बताऊं कि 1500 अरब रुपए तकरीबन जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो पावर मिनिस्ट्री को देती है हर साल। और इस साल, अगले साल, आने वाले साल में भी 1400-1500 अरब रुपया कम से कम दिया जाएगा पावर मिनिस्ट्री को। उसके बाद भी हमारा एशिया में एज अ परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम हमारा सबसे ज्यादा बिल है। और एक्चुअली नंबर्स में भी पाकिस्तान जो है वो हर कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स में, ज्यादातर कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स में हम बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका सबसे महंगे हैं। तो इस सेक्टर में बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसीज हैं, करप्शन है और हमको निचकारी की तरफ जाना पड़ेगा। गैस सेक्टर में हम सुनते आए थे कि जब गैस की कीमतें बढ़ी थी, माफ करिएगा सर, आपकी बात काट रही हूँ, तो यही तो वो जो होम ग्रोन प्लान हमें बताया जा रहा है, शुड इट नॉट एड्रेस दिस? अगर बिजली के बिल ही बढ़ाने हैं तो वो तो पिछली पता नहीं कितनी हुकूमतें करती रही हैं, अभी तक किसी ने कुछ, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ना PDM की हुकूमत ने, ना केयर टेकर गवर्नमेंट ने, किसी के पास कोई प्लान नहीं है टू फिक्स दिस। मैडम, एक तो मैं गुजारिश कर दूं कि ये होम ग्रोन प्लान भी एक बेल्जियन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट बना रहे हैं, स्टीवन डरकॉन। तो वो पता नहीं कितना होम ग्रोन है। गुजारिश ये है कि इसका देखें, जब लोगों के पैसे लगे होंगे तो वो चीज़ अच्छी होगी, जब किसी और के पैसे होते हैं तो वो फैसले गलत होते हैं। तो आपने अगर कोई प्लान नहीं है जिसके तहत आप बिजली दें और बिल ना जमा करें, ऐसे ऐसे फीडर्स हैं पाकिस्तान में जहाँ पे 90% जो है बिल नहीं जमा होते। आपको उधर या तो बिजली काटनी होगी या उसको इन्फोर्स करना होगा। हम तो बड़े अरसे से इस्तदा कर रहे हैं कि इस सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दें। देयर शुड बी मैनी बायर्स और मैनी सेलर्स। आपने ये देखा है सोलर नेट मीटरिंग के हवाले से जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि पहले हुकूमत इनकरेज कर रही थी कि लोग लाएं सोलर पैनल, उसके ऊपर ड्यूटी नहीं थी, और मैं इसको रजिस्ट करता था जब मैं वजीर था कि इसके ऊपर कुछ टैक्सेस डालें, और आप बगैर ड्यूटी के उसको लाने देते थे, बगैर टैक्स के। और जब लोगों ने लगा लिए तो अब आपने कहा कि अच्छा हम नेट मीटरिंग नहीं करने देंगे। तो हुकूमत को ये बार बार चीज़ें देर से याद आती हैं और गलत पॉलिसी फैसले करते हैं। लिहाजा ये बेहतर होगा कि इसका कोई और प्लान नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं भी थोड़ा बहुत मईशत पढ़ चुका हूं और थोड़ी सी बिजली के सेक्शन को, बिजली के सेक्टर को जानता हूं। कोई प्लान नहीं है मां सिवाय इसके कि आप इसको प्राइवेटाइज कर दें। हमने गैस सेक्टर में सुना था कि अच्छा, माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ वेरी क्विकली, क्योंकि बात हो रही है पावर सेक्टर के। सर, जब ये चीन जा रही थी, वफाकी काबीना के काफ़ी सीनियर मेंबर्स थे, वजीर आजम थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीन के दौरे पे जब ये जा रहे थे, वन ऑफ द इतलात सामने आई थी वो ये भी थी कि शायद मकसद, एक बहुत बड़ा मकसद इस ट्रिप के पीछे ये था कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि लोन्स को शायद लेंथन कर दे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि वो कैपेसिटी चार्जेस या जो लोन्स हमने पे बैक करने हैं उनका अमाउंट कम हो जाए। जी, ये बात दुरुस्त है। और ये शौक हमको इतना नहीं है जितना कि वर्ल्ड बैंक और IMF को है। IMF की एक जो बात है या कंडीशन है वो ये है कि जिस अगले 3 साल में जब हम आपको लोन दे रहे हैं तो आपके पास नेट आउटफ्लो नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स द चाइनीज। अब जाहिर है कि चाइनीज ने आपके पास यहाँ पे अरबों डॉलर के पावर प्लांट्स लगाए हैं जो आपने खुद लिए हैं, तो उसके पैसे तो वो मांगेंगे। हमको अभी ऑलरेडी हम 470 अरब रुपया पीछे हैं चाइनीज को, जो इनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज देने हैं। और अगले जो 2-3-4 सालों में हमने उनके जो 1200-1500 अरब देने होंगे या ज्यादा, हम उनसे कह रहे थे कि इसको 3 साल में ना लो, 10 साल में ले लो। तो ये हमने उनसे रिक्वेस्ट जरूर की है, या कहा जाता है कि रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये IMF का और वर्ल्ड बैंक की कंडीशन है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इस पे चाइनीज ने कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिवली बात की। सो यू थिंक कि उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा पावर सेक्टर में या उसके जो बिल्स होंगे? तो सर, अगर ये बिल्स यूंते रहेंगे या जो मसाइल आप जो बता रहे हैं कि असल मसला एक चार्जेस का भी नहीं है, असल मसला ये है कि लोग बिजली की कीमत अदा नहीं करते, बिल्स पे नहीं करते, तो वो बाकियों पे पड़ जाते हैं,
तो सर अगर ये इसी तरह रहेगा तो फिर तो एक दफ़े फिर इन्फ्लेशन आ जाएगी, बिकॉज वो बाकियों के जब बिजली के बिल बढ़ते हैं तो उससे इन्फ्लेशन होती है। देखिए मैम, ये इन्फ्लेशन हमारा जो अब कम होना शुरू हुआ है, ये 6-8 महीने पहले हो जाता अगर बिजली और गैस की तवास्तुर से और इतनी ज़्यादा बिजली के बिल ना बढ़ते। लेकिन हमने ये बिल बढ़ाए हैं पिछले, खास तौर पे केयरटेकर के ज़माने में, इससे इन्फ्लेशन बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा थमा है। और लेकिन ये बिल बढ़ते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिक्स चार्जेस आर नॉट अ प्रॉब्लम, दे आर अ प्रॉब्लम। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि चोरी भी मसला है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी मसला है, लेकिन जो असल मसले की जड़ है वो बैड डिसीजंस हैं, बैड पॉलिसी डिसीजंस हैं। और जब तक कि हम हुकूमत को इस सेक्टर से निकाल दें, कोई वजह नहीं है कि हुकूमत इस सेक्टर में हो, जब तक कि हम मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स इसके अंदर नहीं कर देते, ट्रांसमिशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और ख़ास तौर पर जनरेशन में, हम बिजली को सस्ती नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब हम इस तरफ चलना शुरू कर देंगे तो बिजली में बेहतरी आ जाएगी। Sir, very quickly, when you say bad decisions, so what is the bad decision here? Are we saying that the energy policy was incorrect? एनर्जी पॉलिसी में मसला था, चाइनीज़ पावर प्लांट्स लगाना मसला था, या जो चाइनीज़ पावर प्लांट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएशन हुई थी वो गलती थी? गलती है कहाँ सर? व्हाट इज़ द बैड डिसीजन हियर? पहली गलती ये थी 1994 से, जब बेनजीर भुट्टो साहबा के ज़माने से पॉलिसी आई, तो हमने एक दिन डिसाइड किया कि हम 17% इतने डॉलर पे, पुराने मत जाए ना सर, 2008 के बाद की बात करें ना। मैडम अगर आप थोड़ी सी मुझे इजाज़त दे दें प्लीज़, तो मैं उधर ही आ जाऊंगा फौरन। 1994 में हमने डिसाइड किया कि हम 17% डॉलर पे रिटर्न देंगे। उस वक्त रिटर्न ज़्यादा थे, लेकिन हम वही लेकर चलते आए 2013 तक, 2017 तक। हमने उसको चेंज नहीं किया कि 17% फिक्स रिटर्न दे रहे हैं। जब शाहिद अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने और मैं वज़ीर ख़जाना था, तो हमने चेंज कर दिया कि नहीं, हम फिक्स रिटर्न नहीं देंगे, आपको बिड करना पड़ेगा। उसको पीटीआई वापस उसी पे ले गई। तो एक तो ये कि हमेशा बिडिंग से प्राइस होनी चाहिए, तो प्राइस डिस्कवरी होती है। नंबर 1 गलती ये थी। नंबर 2, हमको इम्पोर्टेड कोल के ऊपर ये माल लगाना, जो पावर प्लांट्स लगाने थे, वो शायद नहीं लगाने चाहिए थे। हमको इंतज़ार करना चाहिए था 1 आध साल का, और डोमेस्टिक कोल पे लगाने चाहिए थे, ताकि हमारी इम्पोर्ट जो है वो कोल की कम हो जाए। नंबर 3, हमको इतने ज़्यादा, शायद आखिरी जो हबको का 1300 मेगावाट का पावर प्लांट था, वो बहुत सारे वज़ीर भी समझते थे कि उस वक़्त लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चाइनीज़ का भी प्रेशर था और हुकूमत ने डिसाइड किया कि वो लगाएँ। वो लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ हमने बैलेंसिंग भी सही नहीं की है, और कुछ हमने सही लगाए नहीं है। साथ-साथ फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मैं अभी भी आपको मसला बता दूँ कि इस वक़्त विंड पावर के प्लांट्स लगे हुए हैं सिंध के अंदर, जो कि 0 पैसों में पावर दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत ले नहीं पा रही क्योंकि ट्रांसमिशन केबल नहीं है। तो इसमें अब सब मुरीद इल्ज़ाम है, क्योंकि पीटीआई की भी हुकूमत रह चुकी है, पीडीएम की भी रह चुकी है, नून की भी रह चुकी है। लेकिन आज यहाँ पे पॉलिसी ये है कि पावर प्लांट्स लग गए हैं, वो पावर बना रहे हैं, हम उसके पैसे दे रहे हैं, लेकिन हम उसको इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे। अब उसके बाद हमने न्यूक्लियर प्लांट्स लगा दिए, जिसकी बात नहीं होती, लेकिन जो बहुत ही महंगे हैं। तो हमने बहुत सारी महंगी चीज़ें खरीद ली हैं, जो शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमने पॉलिसीज़ की प्राइसिंग पॉलिसी गलत करी है, तो हमारी सिक्लिक डिमांड है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, सर्दियों में बहुत कम होती है। तो बहुत सारे हमने ये पॉलिसी मिस्टेक्स करे हुए हैं, जिनको मिलाकर हम यहाँ पहुँचे। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें मिफ्ता इस्माइल साहब से और हम उनसे बात करें मईशत के हवाले से। सर, आपने यूटिलिटी बिल्स का तो जिक्र किया, पर सर ये जो इतलात आ रही हैं कि शायद पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स बढ़ा देगी हुकूमत, 90 रुपए तक ले जाएगी, इसका भी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में? जी, यकीनन होगा। ऑब्वियसली जब आप 30 रुपए लीटर बढ़ा देंगे, टैक्स 60 है और 90 कर देंगे, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत जो है वो हर महीने 5-5 रुपए करके बढ़ाएगी, या हर 15 दिन बाद। और अगर अल्लाह ने चाहा और दुनिया में तेल की कीमतें कम बढ़ी नहीं, तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर तेल की कीमतें भी बढ़ रही होंगी और फिर भी आपको ये बढ़ाना होगा, तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। हम तकरीबन हाँ जी, 700 मिलियन लीटर, 800 मिलियन लीटर महीने का इस्तेमाल करते हैं, और डीजल और पेट्रोल मिलाकर हम 1.5 बिलियन लीटर इस्तेमाल करते हैं, तो 45 अरब रुपए का महीने का ये टैक्स है। अच्छा सर, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली हुकूमत के आने से पहले और अभी भी ये गुफ्तगू बहुत होती है कि हमारी डोमेस्टिक डेट भी बहुत बढ़ती चली जा रही है।
देयर सीम्स टू बी नो एंड टू दैट। उसकी रीस्ट्रक्चरिंग गालबन उसको कहा जाता है, उसकी भी गुफ्तगू हो रही थी और ख़ास तौर पे ये कयासराई हुई जब औरंगज़ेब साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया कि बैंकिंग सेक्टर से आ रहे हैं, गालबन वो इस इशू पे बहुत तवज्जो देंगे। आर यू एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन दिस रिगार्ड? आई एम नॉट। रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, मेरे ख्याल से होनी भी नहीं चाहिए। अब जैसे कि शरह सूद कम आ रहा है तो आप आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह जो पेमेंट्स करनी होंगी वो भी कम हो जाएंगी। रीस्ट्रक्चरिंग की बात फाइनेंस मिनिस्टर को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप रोज तो कर्ज ले रहे होते हैं, फिर आप रीस्ट्रक्चरिंग जो है इट्स अ पोलाइट वर्ड ऑफ सेइंग कि हम आपके पैसे नहीं देंगे। तो ना आप चाइनीज खुश होंगे आपसे, ना आईएमएफ वर्ल्ड बैंक खुश होगा, और अगर आप लोकल करेंगे तो आपके आधे बैंक्स बैठ जाएंगे। तो मेरे नहीं ख्याल है कि इस तरफ हमको जाना चाहिए। तो सर फिर तब्दीली कहाँ है? मतलब कि खर्चे भी नहीं कम करने, टैक्सेस भी उन्हीं लोगों से कलेक्ट करने हैं जिनसे कर रहे हैं, डेट भी रीस्ट्रक्चर नहीं करनी, तो देन हाउ इज द इकोनॉमी गोइंग टू चेंज? मैडम एक तो ये तब्दीली वाले नहीं है, ये 47 वाले हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि नहीं सर, वो मतलब कि मैं दूसरी तब्दीली की बात कर रही थी। चले सर उसको रिफॉर्म कह लें। चलें, ये रिफॉर्म वाले नहीं है, 47 वाले हैं। ये इंक्रीमेंटलिस्ट, जैसे अंग्रेजी के अंदर अगर एक वर्ड इस्तेमाल करूं, लेकिन ये इंक्रीमेंटल स्टेप्स भी गलत सिमत में ले रहे हैं ना। मैं ये समझता हूं कि जहां पाकिस्तान पहुंच गया है वहां पर आपको मेजर रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि तकरीबन जितनी चीज़ें अब तक आप कर रहे हैं वो सारी ही सारी गलत हैं, और आपको निज़ाम को होलसेल चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर अगर ये जो बैंकरप्सी या रीस्केजुलिंग है ना, ये एक कॉप आउट होता है। इसके बहुत ज़्यादा मुज़िर असरात होते हैं, ये आसान नहीं होता। आपको कम से कम अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है, और उसके लिए आपको कम से कम टैक्स नेट तो बड़ी करो। आप दुनिया के पास जाके कहते हैं हम आपको कर्ज वापस नहीं करेंगे, तो दुनिया आपको कहेगी कि यार ये जो अरबपति लोग हैं तुम्हारे, जिनके अरबों रुपए के घर हैं और मतलब ज़राई अराजी हैं, आप उनसे टैक्स नहीं लेते, आप बोलते हैं हमको पैसे वापस नहीं करोगे। ये जो बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की दुकानें हैं जिनकी माहाना करोड़ों रुपए की सेल है, आप उनसे टैक्स नहीं लेते, आप हमसे कहते हैं हमको कर्ज वापस नहीं करोगे। तो ये थोड़ा-सा हमको अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए। तो हम जब तक वो चीज़ों पे नहीं जाएँगे, जब तक अपनी गवर्नेंस को बेहतर नहीं करेंगे, मेरे ख़्याल से ये हम इसी तरह रहते रहेंगे और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अच्छा सर, आप ये बताएं ऑन दैट वेरी पॉजिटिव नोट कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, आईएमएफ से हमारे मुज़ाकरात कब तक मुकम्मल हो जाएंगे फॉर द न्यू प्रोग्राम? आई मीन आफ्टर ऑल द डिस्कशन दैट वी हैड, जहाँ क्लियरली हुकूमत इज जो गवर्नमेंट है इज़ नॉट इन द मूड फॉर एनी रिफॉर्म या रीस्ट्रक्चरिंग, तो फिर कितना आसान होगा मुज़ाकरात मुकम्मल करना आईएमएफ के साथ? देखिए, हम रिफॉर्म्स नहीं कर रहे, लेकिन आईएमएफ की जो कंडीशंस है कि जितना प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए वो उतना तो कर देंगे हम। लोगों से 40% और टैक्स लेकर लोगों के खून निकल जाएंगे, लेकिन हम तो वो चीज़ें पूरी कर देंगे। मैं ये समझता हूँ कि बजट पास होने के चंद दिनों बाद आईएमएफ की 3 कंडीशंस थी जो मैं समझता हूँ। एक के बजट पास हो जाए, 2m के बिजली के बिल के अंदर एनुअल रीबेसिंग लग जाए जो 1 जुलाई से लगेगी, और तीसरा जो कि गैस के बिलों में एनुअल रीबेसिंग लग जाए। तो जब गैस के बिल और बिजली के बिल बढ़ जाएंगे और नए टैक्स लग जाएंगे तो आईएमएफ से एग्रीमेंट तो हो जाएगा। पाकिस्तानियों का अल्लाह भला करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।